हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल की वैकेंसी आई है यूपी पीएससी के थ्रू, वहाँ पे बेसिकली आपके पास तीन कन्फ्यूजन है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में हैं। आज मैं जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है इस डाउट से रिलेटेड उसको डिस्कस करूंगा। तो आज के वीडियो के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फॉर्म फिल करो या ना करो, उससे पहले आपको पता रहेगा कि क्या होने वाला है। बेसिकली पिछली बार जो वैकेंसी आई थी रीजनल इंस्पेक्टर की 2014 में आई थी। इस वैकेंसी को लेके कुछ कैंडिडेट हाई कोर्ट गए थे। वो किस मैटर को हाई कोर्ट में लेके गए थे? वो पहला मैटर था ड्राइविंग लाइसेंस का, जिसको लेके आप में भी कंफ्यूजन है। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, इस मैटर पे हम उसे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो मैटर था वर्क एक्सपीरियंस का, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि उनको पर्टिकुलर इस फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस है, इस वर्कशॉप का है, तो क्या होगा, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया रिजेक्ट होगा। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके भी कुछ लोगों का डाउट है कि यहाँ पे बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है, तो इसको भी हम डिस्कस करने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मैटर पे कोर्ट का क्या कहना है। बट यहाँ पे जो कोर्ट में मैटर गया था वो RI 2014 को लेके नहीं गया था, जेई एग्जाम को लेके गया था, जहाँ पे डिप्लोमा को मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाया गया था। तो कोर्ट ने बी वालों के लिए क्या कहा वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे RI 2014 का, और ये भी डिस्कस करेंगे कि उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या था, ताकि आप कंपटीशन लेवल को समझ पाओ, किस तरीके से स्क्रीन किया जाता है, किस स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं, आप वो समझ पाओ। और उसके साथ साथ थोड़े से एग्ज़ाम पैटर्न में 2014 और 20 के एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेज है, उस चेंजेज को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, तभी आप सारी चीज़ों को कंक्लूड कर पाओगे। और लास्ट में मैं भी कंक्लूड करूंगा इस पूरे मैटर को। और आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो। जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूं, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो आप मनु एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अपने डाउट डिस्कस करने हैं तो मनु एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं वीडियो लेक्चर से रिलेटेड या और कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले वो मिनिमम क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बेसिस पे आप फॉर्म अप्लाई करोगे या फिर कर सकते हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे भी मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि कोई संदेह ना रहे। आप SSC होना चाहिए, मतलब आप 10th होना चाहिए या फिर आप 12th होना चाहिए। 10th के बाद आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th के बाद आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए आप एलिजिबल हो। बीटेक के लोग के हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है। सेकेंड जो क्राइटेरिया है ये वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे रेपुटेड वर्कशॉप मेंशन है, इसका क्या मतलब है? रेपुटेड वर्कशॉप का कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास जिस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है वो वर्कशॉप एथोराइज होना चाहिए। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जिस भी कंपनी का है वो एथोराइज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी मैकेनिक से आपने बना लिया तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके साथ साथ आपके पास लाइट मोटर व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी पैसेंजर व्हीकल, और दोनों फ्यूल में पेट्रोल और डीजल, दोनों फ्यूल का मेंटेनेंस वहां पे होता हो। इसको इसको लेके भी कोर्ट में गए थे लोग, ये भी कोर्ट ने इसको भी नोटिस किया है, तो डिस्कस करेंगे ये भी मैटर। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है उनकी। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको एथोराइज करता है ताकि आप लाइट मोटर व्हीकल ड्राइव कर पाओ, आप हैवी गुड्स व्हीकल ड्राइव कर पाओ, और हैवी पैसेंजर व्हीकल ड्राइव कर पाओ। इन शॉर्ट आपके पास ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का, ट्रांसपोर्ट में भी हैवी कैटेगरी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इस पे कोर्ट ने क्या कहा। और लास्ट में ये जो क्राइटेरिया है ये तो आप सभी इसको फुलफिल करते होंगे, इसमें कोई मैटर है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस बार का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अभी का जो एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पे सिलेबस आपका मेंशन है। ये होगा बेसिकली 60 मार्क का 2 आवर का। यहाँ पे मेंशन है आपका उत्तर प्रदेश का रूल है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, और हाईवे कोड है। इसमें से ये जो दोनों पोर्शन है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। टेलीग्राम पे इनका PDF भी है, डिटेल में हमने डिस्कस किया है, इस पे MCQ भी डिस्कस किया है, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद 120 मार्क्स का 3 आवर का
इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें से भी बहुत सारे मटेरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछी जाती हैं, किस तरीके से होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और यहाँ पे मैंने बुक्स और मटेरियल मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी, इसको एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो में मैंने डाला था। तो ये बेसिकली 2020 का पैटर्न है। और अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन RI 2014 की बात करें तो ये एज इट इज सेम है 2020 की। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2014 का जो एसेंशियल क्राइटेरिया है इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था और ये सेम है 2020 से। तो जो कोर्ट का जजमेंट है इससे आप पता कर पाओ कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। इन्हीं सारे क्राइटेरिया को चैलेंज किया गया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या कहा वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था वहां पे आपने देखा था 2020 वाले में ये 60 मार्क का था। यहाँ पे क्या था 2014 में ये 50 मार्क्स का था। यहाँ पे आपने देखा कि 2020 में ये है मार्क्स 120 का, और अभी क्या था 2014 में ये 100 मार्क्स का था। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये तब भी 100 मार्क्स का था और आज भी 100 मार्क्स का है। अब यहाँ पे जो आपको 120 और यहाँ पे 60 दिख रहा है, यहाँ पे 30 मार्क्स जो हैं, इन 30 मार्क्स को 2020 में रिटन एग्जाम में कन्वर्ट किया गया है, जो कि 2014 में ये पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में थे, मतलब इंटरव्यू के टेस्ट में थे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2014 में इंटरव्यू भी हुआ था, जो इंटरव्यू अब 2020 में नहीं होने वाला है। तो 2020 में केवल आपके साथ रिटन एग्जाम होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स को इन्होंने रिटन एग्जाम में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इससे पहले 15 मार्क्स का हुआ था, ये 100 मार्क्स का हुआ था, ये तो 100 का है। और यहाँ पे जो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा है उसको पर्सनालिटी टेस्ट में रखा गया था, जो कि अब हटा लिया गया है। तो ये पूरा मैटर था। अब यहाँ पे जो वैकेंसी डिटेल थी उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और स्क्रीनिंग प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया था इन्होंने वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2014 में टोटल 79 वैकेंसी थी। टोटल अप्लीकेंट कितने अप्लाई किए थे, मतलब टोटल अप्लीकेशन रिसीव हुआ था 1785। देख रहे हो काफ़ी कम अप्लीकेशन रिसीव हुआ था। इसमें भी इसका 50% से भी कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो केवल 617 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दिए। इस डेट में एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम के बाद बिना रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए सारे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, सारे स्टूडेंट्स को कहा गया कि जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम करते हो अपने फॉर्म में वो सारे डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करवाओ। तो सारे कैंडिडेट तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए। जो कैंडिडेट ने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई या अपलोड किए वो हैं 318, और इन 318 में से केवल 132 कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पाया गया कि ये डॉक्यूमेंट सही है। बाकी सारे लोगों के डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब उनमें कुछ न कुछ कमी थी। और इन्हीं कैंडिडेट को 132 कैंडिडेट को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया था। हालांकि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है 2014 में, इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी जो है अपने एक्ट के हिसाब से एग्जाम करवाएगी। और चूंकि इसके एक्ट में यूपीएससी में ये मेंशन नहीं है कि जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर होगा उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी करवाया जाएगा, बट कोर्ट ने ये नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ये इनका राइट्स है, जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उनका राइट्स है कि वो किस तरीके से एग्जाम करवाना चाहते हैं। तो हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम को भी चैलेंज किया गया था, बट कोर्ट ने नहीं माना। इसके बाद ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद 115 कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जो कि 2014 में 30 मार्क्स का था। और इसके बाद टोटल 66 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट लाई गई। हालांकि वैकेंसी थी 79। तो आप देख रहे हो कि जितनी वैकेंसी थी उतने पूरे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किए गए, क्योंकि उतने कैंडिडेट उनको सफिशिएंट मिले नहीं। आपको पता है मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, तो बहुत सारे लोगों ने वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्वालिफाई नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ पे जितनी वैकेंसी थी उतने भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए। अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा मैटर कोर्ट में गया था और कोर्ट ने क्या कहा। अब यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, नरेंद्र कुमार एंड अजीत सिंह। ये दोनों लोग कोर्ट पहुंच गए, जिसमें नरेंद्र सिंह का जो मैटर था वो ड्राइविंग लाइसेंस से लेके ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड था। आप में से बहुत सारे लोगों का मैटर है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड,
जब इन्होंने फॉर्म सबमिट किया था उस टाइम नरेंद्र के पास LMV लाइसेंस था। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो भी फॉर्म को अप्लाई करें कि ना करें। तो आप लोग ध्यान से देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं कि यहाँ पे जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था सारे लोगों का एडमिट कार्ड आया था, सभी लोगों को रिटन एग्जाम देने के लिए बुलाया गया था, किसी को रिटन एग्जाम से पहले डिबार्ड नहीं किया गया था। डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए रिटन एग्जाम के बाद बिना रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए। इस बार का क्या करेंगे वो नहीं पता, बट ये मैं पिछली बार का डाटा आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब इन्होंने अप्लाई किया तो इनके पास LMB लाइसेंस था। अब इनके जो लॉयर हैं उन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है, एक मैटर इंश्योरेंस का है बेसिकली, जिसमें मुकुंद देवगन वर्सेस ओरिएंटल एक्सपीरियंस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास LMB लाइसेंस है तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकते हो। तो इनके वकील ने कहा कि अगर ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हैं दैट्स मीन कि इनका जो DL है वो वैलिड है फॉर द हैवी गुड्स व्हीकल एंड हैवी पैसेंजर व्हीकल। बट वहाँ कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि वो जो था बेसिकली वो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप चला सकते हो, बट वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल LMB कैटेगरी की ही होनी चाहिए, मतलब उसका वेट 7500 से कम होना चाहिए। और यहाँ पे आपसे हैवी लाइसेंस मांगा गया है। तो इन शॉर्ट इसके बाद भी इन्होंने कहा, इसके बाद क्या हुआ, इनका लाइसेंस की जो ये वैलिडिटी थी, इस वैलिडिटी के बीच में इन्होंने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे ये जो लर्निंग लाइसेंस था इनका बेसिकली हैवी गुड्स व्हीकल के लिए था। और यहाँ पे भी इनके वकील ने एक केस का, सुप्रीम कोर्ट के केस का रेफरेंस दिया जिसमें कहा गया था कि अगर आपके पास LMB लाइसेंस है, वो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड था, अगर आपके पास LMB लाइसेंस है और आपके पास लर्निंग लाइसेंस है हैवी गुड्स व्हीकल का, अगर उस समय आपकी ड्राइविंग सीखते टाइम व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पेड करेगी उससे रिलेटेड। तो ये कहना चाह रहे थे कि इस रेफरेंस में, इस हिसाब से तो ये हो गया कि जो लर्निंग लाइसेंस है उसको भी एक तरह का वैलिड लाइसेंस माना गया है, इसलिए जो भी हमारा पिटीशन है उसको स्वीकार किया जाए और ये कहा जाए कि जो हमारे पिटिशनर हैं नरेंद्र कुमार, ये एलिजिबल हैं, इनवैलिड तरीके से इनका नाम हटाया गया है, इनको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए नहीं बुलाया गया। बट कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल का लाइसेंस नहीं है। और जो यहाँ पे UPPSC के वकील थे उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो लर्निंग लाइसेंस इन्होंने बनाया है, जब इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था वेरिफिकेशन के लिए उस टाइम ये लर्निंग लाइसेंस इन्होंने नहीं दिया था वहाँ पे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लूप फॉल आप कह सकते हो कि रह जाता है कि शायद अगर ये लर्निंग लाइसेंस देते तब पता नहीं कोर्ट क्या कहती या फिर जजमेंट क्या होता, वो बात की बात है। बट यहाँ पे इन्होंने अपना लर्निंग लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। बाद में कोर्ट में जब ये गए उस टाइम पे इन्होंने कहा कि मेरे पास ये लर्निंग लाइसेंस था बेसिकली उस डेट का जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल होगे या नहीं होगे, क्योंकि ये तो देखने वाली बात है कि अगर ये अपनी लर्निंग लाइसेंस उस समय पे दिखाते तो UPSC इनको एलिजिबल करती कि नहीं करती। अगर नहीं करती, ये कोर्ट में जाते तो कोर्ट का क्या डिसीजन होता। बट जब ये कोर्ट में गए थे उस टाइम पे ये वाला डॉक्यूमेंट्स इन्होंने UPSC के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट नहीं किया था, इसलिए ये वाली चीज को कंसीडर नहीं किया गया। नेक्स्ट जो मैटर है आपका ये है अजीत सिंह का। अजीत सिंह को प्रॉब्लम था वर्क एक्सपीरियंस में। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है वर्क एक्सपीरियंस में। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि उनको इस कंपनी का इस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है, वैलिड है कि नहीं, तो आप समझ लेना। और लास्ट में मैं इन सब चीज़ों को कंक्लूड भी करूंगा। अजीत सिंह के पास पहला जो वर्क एक्सपीरियंस था वो था सनी मोटर प्राइवेट लिमिटेड का, बट यहाँ पे जो उनको एक्सपीरियंस था वो था सर्विस एडवाइजर का। तो कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया कि भाई यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है ये मेंटेनेंस का मांगा गया है, बट आपके पास सर्विस एडवाइजर का वर्क एक्सपीरियंस है तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आप इसको माइंड में रखें। दूसरा एक्सपीरियंस भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था और डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे भी इन्होंने ये सारी चीज़ें सबमिट किया था। दूसरा एक्सपीरियंस जो था उनका टाटा मोटर का था। यहाँ पे डेट मेंशन है कि कब से कब तक उन्होंने वहाँ पे जॉब किया था। और ये जो एक्सपीरियंस था ये उनका वैलिड माना गया था क्योंकि यहाँ पे वो वर्कशॉप में एज ए सुपरवाइजर जॉब करते थे। वर्कशॉप में वो एज ए सुपरवाइजर थे, तो ये मान लिया गया कि ये इनका एक वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। बट स्टिल इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वहाँ पे ये मेंशन था कि यहाँ पे LMB और HMB व्हीकल
का सर्विस होता है, बट ये मेंशन नहीं था कि ये जो एलएमबी और एचएमबी व्हीकल हैं ये पेट्रोल फ्यूल की हैं या डीजल फ्यूल की हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स ये प्रोड्यूस करने में असफल रहे ताकि ये प्रूव हो पाए कि इनके वर्कशॉप में जो दोनों फ्यूल की व्हीकल हैं और दोनों में एलएमबी और एचएमबी कैटेगरी ये सारी व्हीकल सर्विस होती हैं, तो इसलिए इनकी ये वाली चीज़ भी खारिज कर दी गई। नेक्स्ट जो इनके पास एक्सपीरियंस था थर्ड वाला, वो डीलर का एक्सपीरियंस था। चूंकि ये कहा गया कि यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है इसमें वर्कशॉप का मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो डीलर के एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए इनको जो थर्ड वाला इनका जो एक्सपीरियंस था इसलिए इनके इस एक्सपीरियंस को भी कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो इन शॉर्ट जितना भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने प्रोड्यूस किए थे सबको कैंसिल कर दिया गया, किसी को एज पर एडवर्टीजमेंट वैलिड नहीं माना गया। तो आप भी देख लो कि अगर आपके पास वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है तो उसमें ये भी होना चाहिए, भी मेंशन होना चाहिए कि आपके वर्कशॉप में एलएमबी और एचएमबी व्हीकल्स आती हैं, उसमें भी एलएमबी एचएमबी में दोनों फ्यूल की व्हीकल आती हैं, पेट्रोल की भी आती हैं, डीजल की भी आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो आपके एक्सपीरियंस को भी इनवैलिड माना जाएगा। हो सकता है आप एग्ज़ाम दे लो, बट एग्ज़ाम देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई किए जाएंगे उस टाइम पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपका डाउट है ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे भी ये जेई एग्जाम का मैटर है। जेई एग्जाम के मैटर में दीपक सिंह और कुछ और लोग, बेसिकली ये इनके पास डिग्री थी, बीटेक था, डिप्लोमा नहीं था। यूपी में वैकेंसी आई थी जेई की और इनका फॉर्म है जो कि रिजेक्ट किया गया, इसलिए ये लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट में ये बेसिकली 3 बेंच इनकी बात सुन रही थी और 3 बेंच ने ये कहा, ये सारा मैटर देखने के बाद इन्होंने कहा कि इट इज द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज पावर टू प्रिस्क्राइब द रिक्वेस्टिंग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। इन्होंने कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू का मैटर नहीं है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो टोटल पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमको क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, हमको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि इसके लिए बीटेक एलिजिबल है तो बीटेक एलिजिबल रहेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि केवल डिप्लोमा एलिजिबल है तो केवल डिप्लोमा एलिजिबल रहेगा। अगर वो बीटेक एलिजिबल नहीं करते हैं तो हम इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। हम स्टेट गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकते कि आप बीटेक को एलिजिबल क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये बात कहा कोर्ट ने। अब चूंकि पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की यहाँ पे बात हो रही थी, जिस एडवर्टीजमेंट के लिए ये लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, उस केस में यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अभी का जो एडवर्टीजमेंट है इस एडवर्टीजमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मेंशन किया गया है, इसलिए जिस कैंडिडेट के पास बीई डिग्री है और बीटेक डिग्री है वो लोग इस सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कोर्ट ने कहा कि जेई एग्जाम के लिए जो भी बीटेक या बीई होल्डर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम अगर पूरे मैटर को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो भैया अगर आप चाहते हो कि बिना किसी झमेले के आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो, आप रिटन एग्जाम दो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, प्रैक्टिकल एग्जाम दो, आप सिलेक्शन लो, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला, आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होना चाहिए, चाहे वो 10th के बाद हो या 12th के बाद हो, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग बीकॉम बीएससी वाले भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या वो एलिजिबल हैं, आईटीआई वाले भी कर रहे थे क्या वो एलिजिबल हैं। तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो बिना किसी झंझट के। हाँ, यहाँ पे बीटेक वाले में क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट चूंकि क्या होता है, एक बार जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो लोग उसको एज ए रूल फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कई बार कोर्ट अपना फैसला भी चेंज करती है, तो ये हो सकता है बीटेक वाले एलिजिबल करे, स्टेट गवर्नमेंट ना करे, ये मैं कंफर्म नहीं करता। बट जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर जेई के केस में हाई कोर्ट ने मना कर दिया था बीटेक को एलिजिबल करने से। दूसरी बात, अगर हम डीएल की बात करें तो आपके पास जो एग्जाम की लास्ट डेट है, अगर आप झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो, किसी कोर्ट केस में नहीं पढ़ना चाहते हो, तो जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट पे आपके पास HMV लाइसेंस होना चाहिए, मतलब हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। जब आप फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट देख लो, उस लास्ट डेट तक आपके पास वैलिड HMV का लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग के लाइसेंस में क्या लूप फॉल था वो मैंने आपको बता दिया। उस टाइम पे कोर्ट केस हुआ था, उन्होंने अपना लर्निंग लाइसेंस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि वो प्रेजेंट करते
तो कोर्ट उसको वैलिड मानती या ना मानती, चूंकि प्रेजेंट नहीं हुआ इसलिए उस पर कोर्ट का कमेंट नहीं आया है। तो अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो ये आपके विजडम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना 250 नुकसान करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। हाँ, डेफिनेटली आप एग्जाम तो दोगे ही, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यूपीएससी डिसाइड करेगी कि वो आपका अप्रूव करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम अगर वर्क एक्सपीरियंस का, तो भाई साहब आपके पास स्ट्रिक्टली वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहले तो वर्कशॉप का। दूसरी बात, आप ये एश्योर करो कि आपका जो वर्कशॉप है वहां पे एलएमवी एचएमवी दोनों व्हीकल की सर्विस होती हो। इसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि वहां पे पेट्रोल और डीजल इन दोनों फ्यूल की व्हीकल का सर्विस होता हो। अब ये जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट, मतलब जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन है। अगर वहां पे मेंशन नहीं है तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आपको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा जिसमें बेसिकली जिस वर्कशॉप ने आपने काम किया है वहां की सील होना चाहिए। उस एफिडेविट में ये मेंशन होना चाहिए कि ये जो वर्कशॉप है यहाँ पे एलएमवी एचएमवी दोनों व्हीकल की सर्विस होती है और दोनों फ्यूल वाली, पेट्रोल और डीजल इन दोनों फ्यूल वाली व्हीकल का सर्विस होता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जो भी क्राइटेरिया थी इस पे हाई कोर्ट का पर्टिकुलरली क्या कमेंट था, उनके वकील का क्या आर्ग्यूमेंट था, क्या हुआ, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। इन शॉर्ट आपको ये भी बता देता हूं कि जो 2 लोग ये कोर्ट में मैटर लेके गए थे उन लोगों को इनएलिजिबल फाइंड किया गया। हालांकि वो दोनों लोग रिटेन एग्जाम में अपीयर हुए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए उनका नाम नहीं आया था, इसलिए वो कोर्ट में गए थे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। हम तो है ही आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, कहीं ना कहीं से हम लोग मैं इंफॉर्मेशन जुटा के लाऊंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। तो बिना हेजिटेशन के आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हो, जहाँ पे भी आप एक्सेस, जो भी चीज़ें आप एक्सेस करते हो वहाँ पे लिखिए, मैं आपके डाउट दूर करूँगा। बाकी जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।